हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैम, अरे कंबोडिया में अंगोर वाट पर अभी कल ही तो पढ़ाए थे, इसीलिए कहते हैं करंट अफेयर की क्लास में आया करो। पर नहीं, कल 4 बजे वाली जो क्लास हुई थी आपकी शाम में, बिहार एसएससी को लेकर के, कल शाम में 4 बजे क्लास हुई थी ना? हाँ जी। क्या हुआ आफरीन? आपके आने के पहले इन लोगों ने हर काम तो मचा दिया। मैम आए थे। अच्छा, आप लोग थे? कहाँ हुई थी? क्या हुई थी? क्या हुई थी? का हाल बा? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत सुंदर एकदम। मैम करंट पे कैसे कैसे लिखें? करंट पे की बेस्ट बुक आज तक लॉन्च नहीं हुई। एसएससी अड्डा में आशुतोष सर लॉन्च करते हैं, है ना? अभी आपके बिहार अड्डा में करंट अफेयर की कोई बुक लॉन्च नहीं हुई है। हम प्लान कर रहे हैं, देखो 2024 में अगर लॉन्च कर दें तो। बाकी कुछ दिन में अभी सर की बुक लॉन्च होगी, हम बता देंगे, उसको ले लीजिएगा, आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। लेकिन बिहार करंट अफेयर स्पेशली मुझे क्या ना, अभी 1 महीना हुआ है बिहार ज्वाइन किए हुए। तो बिहार का जो पूरा कैलकुलेटिव डाटा है ना, वो मेरे पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की हूँ। तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए पूरा, एक तो बिहार समझने के लिए, है ना, और उसका जो एक्यूरेट डाटा है, क्योंकि आप कोई भी किताब उठा लो करंट अफेयर की, एकदम एक्चुअल फैक्ट बता रही हूँ मैं, रेयर ही कोई ऐसी किताब होगी, मैंने जो देखा है, पूरा मार्केट छाना है मैंने, तो रेयर ही कोई ऐसी किताब है जिसमें सच में आपके बिहार करंट अफेयर एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मेंशन होता है। बाकी सब मूर्ख बनाते हैं, सिर्फ ऊपर लिख देते हैं बिहार करंट अफेयर इतना इतना, और खाली 2 पन्ना रहता है बिहार करंट अफेयर उसमें, बाकी पूरा नेशनल इंटरनेशनल छपा रहता है। तो बिहार का जो एक्चुअल डाटा है ना, वो आना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं लगी हुई हूँ, धीरे 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 करके। बहुत कुछ है मेरे पास, जैसे कि आपकी जनगणना देख लीजिए, आपकी जातिगत जनगणना देख लीजिए, बिहार में कौन कौन से राज्यों का कौन कौन सा इंडेक्स आता है वो देख लीजिए। तो वो चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन जो और भी एकदम राज्य स्तरीय लेवल पे एकदम छोटी छोटी बातें होती है ना, जैसे राज्य स्तरीय पुरस्कार होते हैं, राज्य स्तरीय अवार्ड दिए जाते हैं, सम्मान होते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर की हर एक बुक से आपका माइनस होता है, उन पे मेहनत करनी है हमको। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ। 1 जनवरी को सभी वाईटी पे सुबह 7 बजे से लेके स्पीड का करंट अफेयर कैसे बुक है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, नो डाउट अच्छा है। स्पीडी आप तब लीजिए जब आपको सच में आपका वन लाइनर फैक्ट एकदम तैयार करना हो, तो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर नो डाउट बहुत अच्छा हो जाएगा, नो डाउट अच्छा हो जाएगा। उसमें हर एक चीज मेंशन होती है, हर एक चीज मेंशन होती है ना? लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पीडी 1 महीने पीछे चलती है, कोई भी किताब हो 1 महीने पीछे चलती है। तो अगर उसमें सितंबर का लिखा हुआ है तो वो आपके अगस्त तक का ही होगा, है ना? तो इसीलिए जब आपकी एसपीडी आपको लेनी हो तो जनवरी में लीजिएगा, तो 2023 के दिसंबर तक का पूरा डाटा उसमें होगा। तो वो किताब बेस्ट रहेगी। अभी आशुतोष सर की किताब लॉन्च होगी, वो भी किताब बेस्ट होगी, तो आप उसमें भी जोड़ सकते हो, ठीक है? हाँ जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एकदम बहुत सारा पढ़ाना है, बहुत सारी बातें हैं, एकदम बाकायदे करनी है। तो आज हमें 2 फेज में आपका वो पढ़ना है, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, उस पर फोकस रखिएगा। अभी एकदम 2 सेकंड रुक जाइए, मेरी लैंग्वेज थोड़ी बिहारी और मध्य प्रदेश की मिक्स हो गई है। इसका आंसर बताओ पहले, क्या है इसका आंसर? हाँ जी, बताबा भला इसका आंसर क्या सही होगा? सी, बहुत अच्छे। तो इनकी समस्या से जूझते हुए परेशानी बड़ी मुश्किल है, बस शरीर और भारी हमारा परेशान है, ठीक है? हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा है कि वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपके मुंबई में, ठीक है? कहाँ पे हुआ है?
तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। आज चूंकि हमने कल ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो मुंबई में फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपनियां होती हैं भारत की, वो सभी यहाँ पे आई थी। और हम मेडिसिन में क्या नए प्रयोग कर सकते हैं, उनको आगे लेके कैसे जा सकते हैं, हम मेडिसिन में और क्या सुधार ला सकते हैं, कौन कौन सी नई वैक्सीन हमें वायरस वगैरह या फिर जो भी बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट में हमें बनानी चाहिए, उसको लेकर के विचार किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक, अगला देखो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्वेश्चन अगर याद है तो दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो कल हमने 2015 बोला था, 2015 तो ठीक है, लेकिन 21 जून को हम क्या मनाते हैं? आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की अगुवाई में शुरू किया गया था 2015 में, यूनाइटेड नेशन ने इसकी घोषणा की थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके अंतर्गत आपके यूनाइटेड नेशन आपके HQ के द्वारा ऐतिहासिक योग सत्र का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो ये किया था नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि भारत को ऐसे हम विश्व गुरु नहीं कहते हैं। योग की शुरुआत, आपके शल्य चिकित्सा की शुरुआत, आपके जो मेडिसिन बनाने की आयुर्वेदिक पद्धति है उसकी शुरुआत, ये सारी चीजें हमारे भारत से शुरू हुई हैं, है ना। वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देने की बात हमारे भारत से शुरू हुई है। जब पूरी दुनिया में अंधकार का युग चल रहा था, आपने सुना होगा, एक ब्लैक समय चल रहा था, जब किसी को कुछ नहीं पता था, हर जगह एकदम शांति, अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा मतलब ज्ञान के टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारे भारत में खोजें चल रही थी। हम बैठ करके बिना किसी चीज का इस्तेमाल करते हुए ग्रहों की स्थिति बता देते थे, चीजों की गणना कर देते थे, और एक्यूरेट जो प्रकाश वर्ष की गणना है वो हमारे भारत में पहले से ही होते आई हैं। लेकिन बस ये है कि जानकारी का अभाव और हमारे भारत के लोगों को दबाया गया, और वही चीजें, वही ग्रंथ पढ़ करके लोग दुनिया में साक्षर बने घूमते हैं, है ना। हाँ जी, तो ये आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, योग की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, हाँ जी। तो ये कहाँ पर हुआ? आपके मोदी जी ने किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। तो ये इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है आपके न्यूयॉर्क में, है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके कि हाल ही में सियाचिन FSI एशिया प्रशांत पर्यवेक्षण निदेशक का 25वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? पिक्चर ब्लर है मैम, यहाँ पे ना पिक्चर सही है, हो सकता है आपका डाटा थोड़ा कम चल रहा हो, तो रीज्वाइन करके देखो एक बार फिर से। ठीक है, हाँ जी। तो सियाचिन FSI एशिया प्रशांत पर्यवेक्षकों का 25वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो सियाचिन FSI एशिया पैसिफिक डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन होल्ड रिसेंटली, ये हुआ है आपके मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। तो मुंबई में ये आयोजित किया गया था, है मुंबई में नहीं यार, अच्छा भारत के मुंबई में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो आपके अमेरिका से हुई थी। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसे हम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन आपके APEC कहते हैं, तो APEC की शुरुआत आपके अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसकी पहली बैठक को लेकर के हमारे भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना। तो इसी को लेकर के इस बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? हमारे मुंबई में। ठीक है, तो इसको हो सके तो याद रखें, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई इतना मुद्दा छिड़ेगा नहीं। ठीक है, आगे चलो। अगला है आपका कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को किस जिनेवा स्विट्जरलैंड में संबोधित किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस टाइम पे WHO बहुत ज्यादा चर्चा में, फिर से एक बार कोविड-19 को लेकर के, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य सभा आपके 76th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पर आयोजित हुई है? कहाँ पे होल्ड की गई है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चूंकि WHO का हेडक्वार्टर ही आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। तो इसकी अध्यक्षता, है ना, इसको मतलब कि किसने एड्रेस किया है, किसने इसको संबोधित किया है सभा को? तो संबोधित किया है, जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी होंगे। वैसे आप जैसे राजनेता वगैरह पहले देखते होंगे, तो उनका पूरा स्पीच तैयार होता है, वो जाकर के खाली स्पीच पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब बोलना शुरू करते हैं, कि खास बात पता क्या है? एक अच्छे राजनेता की सबसे खास बात ये होती है कि वो अपनी जनता को जब संबोधित कर रहा होता है तो उसे किसी पेपर के पेन कॉपी की जरूरत नहीं होती है। वो जब बोलना शुरू करता है तो भावनाएं उसके शब्दों से दिखती हैं, है ना, झलकती हैं, लोगों के गूज़बम्प होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल हमारे मोदी जी का है। जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को संबोधित कर रहे होते हैं, तो आप यकीन नहीं मानोगे, यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री बनने के बाद इनका जब तीसरा या चौथा दौरा था, उस टाइम पे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे किसी देश के जिन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 7 बार
स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था जब ये स्पीच देना शुरू किए थे। 7 बार, मतलब पहली बार किसी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दिया गया था। जब ये बोल रहे थे तो जितनी बार एड्रेस कर रहे थे भारत को, भारत के बारे में बता रहे थे, तो उतनी बार लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। तो ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो 76वें सत्र को किसने जेनेवा स्विट्जरलैंड में संबोधित किया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, हाँ जी। और ये कौन सा वो है? तो ये 76 नंबर सेशन है आपके वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, कहाँ पर हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है, संबोधित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, हाँ जी। मैं किसी पर्सन की भक्त नहीं हूँ। हमेशा इंसान की पूजा नहीं होती है, इंसान के काम की पूजा होती है ना। तो आप इंसान को माइनस कर दो। अगर यहाँ पे राहुल गांधी भी होते और वो अच्छा काम किए होते तो नो डाउट मैं उनके बारे में बोल रही होती, है ना। और कहीं ना कहीं मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। आज तक मैंने अगर उनके बारे में अच्छा नहीं बोला तो बुरा भी नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंसान को नहीं, उसके काम को संबोधित कर रही हूँ। अगर किसी पर्सन ने खड़े होकर के यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भाषण दिया, 7 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी। हमें तो नहीं मिल जाता, आप लोग मुझे नहीं बोल देते हो, है कि नहीं? तो मैं अच्छी स्पीकर नहीं हुई ना। आप लोग तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। तो ये मैटर करता है यार, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, तो जिस टाइम कोविड-19 चल रहा था उस टाइम पे हमारे भारत ने अलग अलग देशों को 30 करोड़ खुराक भेजने में सफलता प्राप्त की थी। इस कारण से इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने सभा को संबोधित किया है। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका छठा हिंद महासागर सम्मेलन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब आता है तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 76 इंडियन ओशियन आपके कॉन्फ्रेंस, है ना, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, हिंद महासागर सम्मेलन। चूंकि हमारे भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं हिंद महासागर से ही पूरी होती है और बढ़ती भी है। तो हिंद महासागर में जितना भी ट्रेड होता है, जितनी भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, जितने भी तेल के कुएं हैं, हम जहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त करते हैं, तो उन सभी चीजों की एक समिट बुलाई गई थी कि कौन कौन से देश उसमें भागीदार के तौर पे काम करेंगे। तो ये कहाँ पर हुआ था? छठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बताओ? बांग्लादेश में। एकदम करेक्ट आंसर है आपका, बांग्लादेश में। ठीक है, तो हिंद महासागर क्षेत्र के जितने भी आसपास के देश हैं, है ना, जैसे कि श्रीलंका हो गया, पड़ोसी देश हमारा, आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, है ना, सिंगापुर हो गया। तो ये सारे देश मिलकर के एक सभा बुलाए थे, कहाँ पे? आपके बांग्लादेश में, जहाँ पे हिंद महासागर से निकलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं और जो भी चीजें वो करते हैं हिंद महासागर के थ्रू, उन सभी मुद्दों पे बात की गई। ठीक है, इनडायरेक्टली जब भी कोई समिट होती है ना, तो आर्थिक चीजों को बढ़ाने पे बात की जाती है कि हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं, है ना। एक देश मिलकर के दूसरे देश को सपोर्ट कर सकता है, ऐसे। आगे देखो, तो यहाँ पे 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे, है ना। 25 से अलग देशों के लोग यहाँ पे उपस्थित थे और शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? बांग्लादेश में। इतना ही ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला देखो, इसके अलावा हिंद महासागर सम्मेलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। पहली जो समिट बुलाई गई थी हिंद महासागर सम्मेलन की, वो हुई थी 2016 में। ठीक है, हाँ जी। 5वां वर्ष 2021 में था, जिसमें अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, ये अबू धाबी मतलब संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था 5वें एडिशन का। 6वां कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है 2023 के बांग्लादेश में। ठीक है, हाँ जी। अगला देखो, अगला आपका वैश्विक विकास केंद्र बनने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। कुछ ऐसे शिखर सम्मेलन है या फिर कुछ ऐसे समिट एंड कॉन्फ्रेंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि एक ये आपका आसियान का। ठीक है, हाँ जी। तो एक है आपका आसियान का, दूसरा हो गया ब्रिक्स का, तीसरा हो गया आपके G20 का, है ना, G7 का, आपके COP28 का, जो कि इस बार हुई है। 2022 में COP27 हुई थी, 2023 में COP28 हुई है। ऐसे आपके देखा जाए तो सार्क का, ठीक है, सार्क समिट, है ना। तो ये कुछ ऐसी समिट है जो फिक्स होती हैं, हर साल पूछी जाती हैं। कहाँ पे हुई है? ये एग्जैक्ट होता है, पूछा ही पूछा जाएगा। तो आसियान शिखर सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर नोट करके रखिएगा। तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजित किया गया था आपके इंडोनेशिया में। और ध्यान रखिएगा कि आसियान की स्थापना, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक पूरा समूह है आपका आसियान देश,
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है आसियान का? तो ये पड़ता है आपकी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, ठीक है, हाँ जी। और हर साल वैसे आसियान समिट ऑलमोस्ट आपके इंडोनेशिया में ही होती है, ठीक है, जकार्ता में आयोजित की जाती है। तो जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वो मिलकर के यहाँ पे बैठक करते हैं, ठीक। तो आसियान शिखर सम्मेलन आपके इंडोनेशिया में हुआ है। फिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 99%, है ना, हाँ जी। तो 10 मई 2023 को इंडोनेशिया के लुबान में, ठीक है, लुआन बाजो में ये शुरू हुआ। लुबान बाजो छोड़ दो, इंडोनेशिया ध्यान रखना, जल्दी याद होगा, इसको देख लेना। और पिछली बार इंडोनेशिया ने 1976 और 2003 में जो ये सम्मेलन है इसकी मेजबानी की थी। 2011 में फिर इसकी अध्यक्षता की थी, 2023 में इसकी फिर अध्यक्षता कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर बार देखा जाए तो इंडोनेशिया इसमें आगे ही रहता है, हेडक्वार्टर उसका, तो छोटी छोटी समिट होती रहती हैं, ठीक है, हाँ जी। तो ये है आपका आसियान समिट, कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में। मेन चीज यही है जो आपसे पूछी जाएगी कि आसियान समिट कहाँ पे हुई? इंडोनेशिया में 2023 में। नहीं पूछेगा कौन आया था कौन गया था, बस होगा तो आसियान का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो हमें आसियान का फुल फॉर्म बताना है आपके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखें यहां तक, ठीक है। अच्छा हाँ, आज चैट प्राइवेट नहीं किए थे। हाँ, भारत इसका सदस्य देश है, ठीक। आगे चलिए, अगला है आपका, वैसे ये आसियान के बारे में लिखा हुआ है, 6 से 7 सितंबर में हुई थी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आपके दक्षिण पूर्वी एशिया का शिखर सम्मेलन है और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जितना बोला उतना फोकस करें, जल्दी याद होगा। आगे देखो, अगला है आपका एससीओ। ये भी फिक्स क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ये एससीओ की समिट बड़ी खतरनाक समिट है, मतलब आई तो फिर नंबर छोड़ के जाती है। तो एससीओ समिट, एससीओ की मेजबानी, एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत ने, रूस ने, यूक्रेन ने, या फिर आपके अमेरिका ने, ठीक है। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाँ जी। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मेजबानी किसने की है बताओ? हाँ, ठीक है, हाँ जी। तो एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? मेजबानी की हमारे भारत ने, ठीक है, भारत ने। और हुआ कहाँ पर था? तो नई दिल्ली में हुआ था। काफी बच्चे कमेंट करना शुरू कर दिए थे, बहुत बढ़िया। तो एससीओ, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है एससीओ का। एससीओ में सिक्योर जो शब्द है, ठीक है, इस बार जब हुई थी 23rd एडिशन था एससीओ का हमारे भारत में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 23वां शिखर सम्मेलन था, भारत ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें इस बार भारत ने एक शब्द दिया है। कौन सा? इस बार नहीं, पहले ही दे दिया था, सिक्योर का। तो आपसे सिक्योर का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि सिक्योर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 2018 में जब ये एससीओ समिट हुई थी तो उस टाइम पे भारत ने सिक्योर शब्द दिया था। सिक्योर शब्द का यहाँ पे मतलब, ठीक है, हाँ जी, अरे यार मैंने पूरा मेंशन किया था। सिक्योर शब्द का यहाँ पे मतलब आगे ऐसा क्वेश्चन है, मैं उसमें बता दूंगी। मैंने कहीं पे पूरा मेंशन कर रखा है कि सिक्योर शब्द का पूरा मतलब क्या है। ऐसे पूछेगा रे, लेकिन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन छोड़ दो, अभी आगे एससीओ से 2-3 क्वेश्चन और है, उसमें आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे एससीओ की भारत की अध्यक्षता की थीम रही है इस बार 2023 में, सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, ठीक है, टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। यहाँ पे सिक्योर का फुल फॉर्म कहीं पे लिखा होगा। और सिक्योर शब्द 2018 में आपके भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और एससीओ करता क्या है? तो एससीओ मेन काम करता है जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मेंबर देश हैं इसके, ठीक है, मेंबर देश हैं। कौन कौन से देश मेंबर हैं? तो मेंबर में आपका चाइना है, भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है,
किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, आपके तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। कितने देश हो गए आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऐसे देश हैं जो कि एससीओ के सदस्य देश हैं। इन सदस्य देश, इन्हीं 9 सदस्य देशों का ये काम करता है। इन्हीं 9 सदस्य देशों के बीच में, चाहे वो आपके पॉलिटिकल मुद्दे हो, आपके इकोनॉमिक मुद्दे हो, आपके मिलिट्री से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, इनको अच्छा करने का काम करता है कि लड़ो मत, शांति से बैठे रहो, काम करते रहो। ठीक है, हाँ जी। तो एससीओ का मेन काम ही यही है। तो ये 2001 में बनाया गया था। आपका एससीओ शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई थी और इसका चार्टर घोषित किया गया था, है ना। और उसी टाइम से हम एससीओ नहीं, चार्टर 2003 में घोषित हुआ था। चार्टर का मतलब होता है नियम कानून बनाना, है ना, कि कैसे कौन कौन से नियम पे हम काम करेंगे। ठीक, हाँ जी। तो फाइनली एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 26वां एडिशन। तो ये हुआ है हमारे भारत में। ठीक है, अगर इतना याद है तो भी काम चलेगा, परेशान मत होना। अगला देखिए, अगला है आपका जैसे 2024 में वार्षिक आसियान पर्यटन फोरम की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? समझना थोड़ा टफ होगा क्योंकि समिट एंड कॉन्फ्रेंस बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बड़ा बोरिंग टॉपिक है, बट पूछा जाता है, क्वेश्चन कंफर्म होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो जो जिसमें ज़्यादा जोर दो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी ये हुआ नहीं है, जनवरी 2024 में होना है। ठीक है, अभी हमने आसियान का देखा ही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। तो इसके पर्यटन फोरम मतलब कि जितने भी देश हैं उसमें पर्यटन को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, टूरिज्म को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसको लेकर के समिट बुलाई जाएगी। कहाँ पे बुलाई जाएगी? तो समिट होगी आपके लाओस में, है ना। कहाँ पे होगी? तो समिट होगी लाओस में, है ना, ये लाओस है। तो पर्यटन फोरम की मेजबानी करेगा लाओस। लाओस ने इससे पहले 2004 में और 2013 में, ठीक है, 2004 और 2013 में ये दो मतलब कि पर्यटन फोरम की मेजबानी कर चुका है आपका लाओस। ठीक है, और अब 2023 में करने जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम होगा कि आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जितने भी कंट्री मेंबर हैं उनके बीच में हम कैसे टूरिज्म को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। एक देश अगर दूसरे देश घूमने जाना चाहता है तो कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो देनी चाहिए, है ना, उस पे बात की जाएगी, उसको ध्यान रखना। ठीक, अभी हुई नहीं है, 2024 में होगी लाओस में। लाओस अगर देखें तो ये है आपका लाओस। ठीक है, आपके पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है ये। इसके आसपास म्यांमार, चाइना, आपका वियतनाम, थाईलैंड, है ना, कंबोडिया, ये आपके इसके चारों तरफ से इसे घेरे हुए हैं। लाओस की राजधानी की बात करें तो विंतियाने इसकी राजधानी है। मुद्रा की अगर बात करें तो लाओ की यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, ये रही बात। तो लाओस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपका अंगोला भी चर्चा में है क्योंकि उसने ओपेक की सदस्यता छोड़ी है। अगर आज आप करंट अफेयर की क्लास में रहे होंगे तो उसमें हमने अंगोला के बारे में बात की थी जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो हर बार हमें छोटे छोटे मुद्दे देखने ही होते हैं, नहीं तो स्किप हो जाता है। लगता है कि काहे फॉरेन से पढ़ के आए थे, है ना। कम पढ़ाइए। क्या कह रहे हो प्रज्ञा? हाँ, ये पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको। देखो मैं कहती हूँ ना, मत लिखो। मैं कह रही हूँ जब मैं पढ़ा रही होती हूँ मत लिखो, मतलब सच में मेरी बात मान लो, मत लिखो। पढ़ने के टाइम पे बिल्कुल मत लिखो, सब ऊपर से चला जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पढ़ने के बाद थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकालो, जो भी बोला गया उसको कहीं पे नोट कर लो, लेकिन एक बार समझ लो टॉपिक। नहीं समझे बहुत नुकसान होगा, है ना। इसीलिए ये बात आपके टीचर भी क्लासरूम में कहते हैं कि जब पढ़ाया समझाया जाता है तो उसे समझ लो, बाद में लिखना, नहीं तो दिक्कत होगी। पूछो कनीज, मतलब पूछो। सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस बोर्ड टॉपिक यही है, ये है ही बोर्ड टॉपिक, आप इसमें एंटरटेन नहीं हो सकते हैं। सुबह में 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है यूट्यूब पे। तुम लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हो। कमेंट देखो, रुक जाओ, पहले पढ़ा लें दो फिर कमेंट देखेंगे। ठीक है, हाँ। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए बोरिंग नहीं है, बाकी लोग बोर हो रहे हैं, क्या करें।
कई बार तो पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ। देखो, इसमें है कि भारत द्वारा पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो अभी हम संघाई सहयोग संगठन देखे हैं, एससीओ की समिट हमने देखी है। तो एससीओ के समिट में स्टार्टअप फोरम, मतलब एससीओ के जितने भी देश हैं, अभी हमने 9 देश देखे थे, तो 9 देश मिल करके भारत में कहाँ पे मीटिंग बुलाए हैं? तो भारत में मीटिंग बुलाए हैं नई दिल्ली में। जब भी कोई बड़ी समिट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें राजधानी ही पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो नई दिल्ली में 9 देश आए और कैसे निवेश करना है भारत के ऊपर, स्टार्टअप कंपनियां कैसे खोलनी है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है चाइना की वो कंपनी काफी अच्छी है, चाइना में बहुत अच्छा काम कर रही है और भारत चाहता है कि वो कंपनी भारत में आए, ठीक है। चाइना की कंपनी भारत में भी अपना ब्रांच खोले, जिससे 3 चीजें होंगी। पहला तो भारत की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, कंपनी ग्रोथ करेगी और हमें रोजगार मिलेगा, ठीक। तो इन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी भारत ने कहाँ पर की? तो ये की है आपके नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये है आपका संघाई सहयोग संगठन का स्टार्टअप फोरम समिट कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। इसको ध्यान रखना, दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, आगे चलिए। तो ये लिखा हुआ है इसमें, लेकिन जो थोड़ा सा समझाया है वही बेहतर होगा, ठीक है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कि आसियान शिखर समिट कहाँ पे हुए? तो आसियान आपके समिट कहाँ पे हुए है? तो आसियान समिट अभी हमने देखा कहाँ पे हुई, तो ये हुई है आपकी इंडोनेशिया में। कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक। अगला देखो, तो यहाँ पे देख लेना 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में सब लोग मिल करके इसको स्थापित किए थे। फिर आपके फाउंडर मेंबर में आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये शामिल हैं, ठीक है। इसके साथ ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो हिंदी में है वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, अगला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टाइम पे सबसे ज्यादा किसी ने सरदर्द कर रखा है, तो ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को लेकर के बहुत सारे अलग अलग डाटा आ रहे हैं, 2-3 करंट अफेयर के ध्यान रखना। जैसे कि एआई के निवेश के मामले में, है ना, एआई के निवेश के मामले में भारत की ग्लोबल रैंकिंग, भारत सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने के लिए किस नंबर पे आता है पूरी दुनिया में? तो इस बार 2023 में भारत की रैंकिंग है 5वीं, ठीक है। भारत 5वां ऐसा देश है जो कि एआई में सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, एआई हब, ये मैंने कल के करंट अफेयर में पढ़ाया था। एआई हब कहाँ पे बन के तैयार हो रहा है? तो ये बन के तैयार हो रहा है आपके लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। आप लोग को एक क्वेश्चन सर्च करना होगा कि वो कौन सी डिक्शनरी है, शायद मैसाचुसेट की यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी है, जिसने एआई शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक है। तो एक बार इसको कंफर्म कर लेना कि किस यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी ने एआई शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक। हाँ जी, तो ये 3 चीजें जो हमें इस टाइम के करंट अफेयर से याद रखनी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक अंतरराष्ट्रीय समिट, ठीक है, एक इंटरनेशनल समिट मशीन कैन सी 2023 कहाँ पे हुआ? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि एआई समिट कहाँ पे हुई थी, तो इसका आंसर हमें देना होगा दुबई में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि एआई पर इंटरनेशनल मशीन कैंसी समिट 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, तो इसका भी आंसर होगा आपके दुबई में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक समिट बुलाई गई जिसका नाम था मशीन कैन सी सम्मेलन, है ना, मशीन कैन सी सम्मेलन। तो ये कहाँ पे हुई? आपके दुबई में। दुबई में भी 2 समिट बहुत ज्यादा चर्चा में है, एक तो आपके सामने है और दूसरी है आपकी COP28 समिट, ठीक है, COP28 समिट। चाहो तो भूल जाना, लेकिन इसे जरूर याद रखिएगा, COP28 फिक्स से पूछेगा। तो ये COP28 की समिट जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे बात करती है, ठीक है। तो ये जो दुबई में समिट हुई थी, इसमें हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ है। आप चैट जीपीटी देखिए, चैट जीपीटी ये एआई का इस्तेमाल करके आपको कंटेंट देता है ना। जैसे आप अगर कोई पीपीटी चाहते हो तो सिर्फ टॉपिक डाल दो, उससे रिगार्डिंग पूरा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। अगर आप कोई फॉन्ट चाहते हो, अगर आप कोई पिक्चर चाहते हो, अगर आप कुछ भी चाहते हो, कुछ भी,
है ना, जो कि डिजिटली आपके पास अवेलेबल हो सकती है। सब कुछ आपको चैट जीपीटी के थ्रू मिल जाएगा। एजुकेशन के मामले में उसने क्रांति ला रखी है। तो चैट जीपीटी एआई पे ही पूरी बेस्ड है। तो हम कैसे फ्यूचर में इसका इस्तेमाल और अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अभी एआई का आपने देखा होगा, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, स्मृति क्या नाम था उनका, साउथ की बड़ी फेमस एक्टर है, स्मृति नाम है उनका। तो उनकी फेस का यूज करके एआई टेक्निक से किसी दूसरी लड़की के फेस पे पेस्ट किया गया और लग ही नहीं रहा था वो दूसरी लड़की है। तो इसका ये ड्रॉबैक भी है। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम कैसे बुरी चीजों को खत्म करें या फिर कम करें और अच्छाई पे फोकस करें एआई को लेकर के, है ना। तो इसके लिए समिट बुलाई थी, कहाँ पे, दुबई में। अच्छा क्वेश्चन है ये। रश्मिका मंदाना, हाँ यार, रश्मिका मंदाना हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, COP28 दुबई में ही हुआ है ना। आगे चलिए, तो ये पूरा लिखा हुआ है, इसको देख लेना। डिजिटल इकोनॉमी के पीछे बात की गई है। एआई का इस्तेमाल करते हम कैसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज स्थापित कर सकते हैं और उन पे फोकस करके हम अपनी ग्रोथ ले सकते हैं, है ना, इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं अपनी। तो इसके लिए मशीन कैंसी समिट बुलाई थी दुबई में। ठीक, अगला देखो। अगला आपका वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये भी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। हमारा भारत बौद्ध धर्म पे बढ़ावा दे रहा है ना। तो बौद्ध धर्म क्या, हम सभी धर्मों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके पारसी धर्म हो, ईसाई धर्म हो। हम भारत विविधता में एकता के लिए ही जाना जाता है ना। हम सद्भाव की भावना फैलाते हैं। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलता है। नहीं तो ये आप फ्रांस चले जाओगे, मजाल है कि आप ईसाई धर्म कबूल ना करो, आपको मजबूरी हो जाएगी कि आपको ईसाई बनना ही पड़ेगा। वहाँ की गवर्नमेंट का रूल ही यही है ना। आप वहाँ रहते हुए या तो वहाँ पे आप एकदम प्रवासी बन के रहो। अगर आप वहाँ पे किसी लड़की शादी करना चाहते हो, आपको बनना ही पड़ेगा, है ना। आप वहाँ के दूसरे रूल फॉलो नहीं कर सकते हो। ऐसे ही आप दूसरे अमेरिका चले जाइए, आप किसी भी दूसरे देश में चले जाइए, अगर आप वहाँ की रेसिडेंसी चाहते हैं तो आपको वो धर्म कबूल करना पड़ेगा। भारत यही लिबर्टी देता है और उसी को गाली पड़ती है, देख लो भला। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे संबोधित किया है, तो ये किया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इस टाइम पे बौद्ध धर्म के लिए 2-3 इवेंट हुए हैं। एक तो ये वाला इवेंट हो गया, दूसरा हुआ है आपका अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। और हो सके ना तो जो मैं लिखा करती हूँ कहीं पे नोट कर लिया करो, क्योंकि जब मैं पीडीएफ डाउनलोड करूंगी, अपलोड करूंगी तो इरेज हो जाएगा। इसी चीज को लेकर के आज मेरी 2 से 3 पूरी ट्रेनिंग है। मैंने अलग से लोगों को परेशान करके बोला कि मुझे सिखाओ कि कैसे ये इरेज ना हो है ना। तो ये लिख लेना कहीं पे। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ, आपकी नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा नई दिल्ली में ही और हमने एक और इवेंट किया था बौद्ध धर्म को लेकर के, है ना। तो अभी पूरा जितना भी बौद्ध धर्म का इवेंट है वो नई दिल्ली में ही हुआ है, कहीं दूसरी जगह हुआ ही नहीं है। तो उसको आराम से टिक कर देना। ठीक, और इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट बनाने की शुरुआत की गई है बिहार के बोध गया में। ठीक है, तो वो भी बौद्ध धर्म के लिए है, तो बिहार का बोध गया भी रिलेट कर लेना। ठीक है, ये रही बात। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे उद्घाटन किया, आपके नई दिल्ली में। ठीक, हाँ जी। इसके अलावा अभी जो क्या कहते हैं, दलाई लामा है, तिब्बतन बौद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हें 2022 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और दलाई लामा जसवंत टूडू ने मिलकर के किताब लिखी थी, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, वो किताब भी चर्चा में थी, उनको ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ जी। स्क्रीनशॉट नहीं होता है, लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक दिवस पर आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट को पीएम मोदी ने कहां पर संबोधित किया। अच्छा क्वेश्चन है। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट कहां पर हुई, ये टीबी समिट हुई है आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे है क्या कि जो हमारा WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का कहना है कि आपने भारत से पोलियो तो खत्म कर दिया। हमारे भारत से जो पोलियो बीमारी है, पोलियो को 2014 में खत्म कर दिया गया था पूरे तरीके से। आखिरी केस 2014 में था पोलियो का। अब हम टीबी और कैंसर को खत्म करना चाहते हैं। तो डाटा कुछ ऐसा है WHO का कि जो दिल्ली है ना, भारत का दिल्ली है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। नहीं यार, सबसे ज्यादा टीबी के मरीज पाए जाते हैं। ठीक है, टीबी के मरीज। अब टीबी, वो टीबी लिखेंगे, टीबी देख लेना, है ना। मैं टीबी बीमारी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टीबी के मरीज पाए जाते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। तो
कैंसर पे तो काम चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी थेरेपी भारत में आ चुकी है जो कि कैंसर के इनिशियल स्टेज में खत्म कर देते हैं उसको, ठीक है, जब तक कि थोड़ा बड़ा ना हो जाए, कैंसर भारी ना हो जाए, लॉन्ग टाइम का ना हो जाए, तो हम उसे आराम से वो ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में बात करें तो टीबी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और टीबी में प्रदूषण का, दिल्ली में प्रदूषण के कारण ये बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। तो टीबी को खत्म करने के लिए एक अभियान छेड़ा गया है, और WHO ने भारत को टाइम दिया है कि 2030 तक आप कैसे भी करके टीबी को भारत से खत्म करो, एनी हाउ, एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन, हमको नहीं पता क्या करोगे। भारत ने कहा ठीक है, आप बोल रहे हो 2030 का, हम 2025 में खत्म करके दिखाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ईगो में आ गई ना बात। तो 2025 का लक्ष्य है कि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे, ठीक है। 80% अभी ग्रोथ आया था कि 80% भारत ने अपने टीबी के ग्रोथ को अचीव किया है, 20% अभी भी बाकी है, अब देखो कब तक खत्म होता है, ठीक है। तो ये रही बात यहाँ तक की। कोबाल्ट 60, हाँ बिल्कुल कैंसर में दिया जाता है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर में हमारे नाना जी को टीबी की थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन मम्मी पहुंची हमारी, वो अलग गाता है सब ठीक कर दिया। लेकिन वो एकदम इनिशियल था, इसलिए खत्म हो गया टीबी का। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पे हुआ? 23rd आपके कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? देखिए दिल्ली वालों की दिक्कत क्या है कि दिसंबर और नवंबर दिसंबर का ये जो पीरियड है, ये सबसे ज्यादा हाई पोल्यूटेड होता है। क्यों? क्योंकि किसान खेती कर रहे होते हैं, आसपास हरियाणा, गुरुग्राम और आपका पंजाब वाला रीजन है, यहाँ पे ना किसान पराली जलाते हैं, जो भूसा होता है ना, भूसा या फिर जो पैरा होता है वो जलाते हैं गांव की लैंग्वेज में। तो उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा। ऑलरेडी यहाँ पे एकदम चैम्बर बना हुआ है, गैस चैम्बर है, गाड़ियों का पोल्यूशन तो रहता ही रहता है, यहाँ पे लोकल इंसान भी कार से चलना पसंद करते हैं, तो इस कारण से पोल्यूशन तो है ही, और धुआं आ जाता है तो एकदम गैस चैम्बर बन जाता है। तो ये सबसे ज्यादा टीबी कॉज करता है ना। हाँ, तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये हुआ है आपके गोवा में, ठीक है, ये हुआ है गोवा में। थके पढ़ा रहे हैं इसीलिए शांति चल रहा है, नहीं तो अभी तक तो हमारी एक्सप्रेस शुरू हो गई होती है। बच्चे परेशान कहना क्या चाहते हो? तो ये हुआ है आपके गोवा में, इसको देख लेना। तो गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन हुआ है, इसमें हमारे जो न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू, ये शामिल हुए थे, और 52 देश यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे उपस्थित थे। 52 देशों के 500 लोग यहाँ पे आए थे राष्ट्रमंडल लॉ कन्वेंशन के उसमें से, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल की अगर बात की जाए तो कॉमनवेल्थ में स्पेशली देखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं जिसे हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। तो ऐसे सारे देश जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के उनमें थे, गुलामी में थे, है ना, जहां पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, उन सभी देशों को कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया है। इसमें भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ब्रिटेन तो लीड करता ही करता है ना। इसमें जापान भी शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूल वहां पे भी देखा गया था। तो ये सारे एरिया हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो करीब 52 देश है, उनके 500 प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे और इस पे काम किया है, ठीक है। हाँ जी, स्पेशली पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया गया। पेपरलेस या फिर जो कागज रहित न्यायपालिका है उसको बनाने के लिए शुरुआत की गई, और भारत की पहली पेपरलेस क्या कहेंगे उसको, विधायिका न्यायपालिका जो भी है केरल में ओपन हुई थी, है ना। हाँ जी, तो उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक। कहाँ पे हुआ? गोवा में। अगला देखो, अगला है आपका 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो किस स्थान पे हुआ है? अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? हमारे बिहार के लेवल पे, सॉरी बिहार के लेवल पे पटना में हुआ है, नहीं पटना में नहीं, बोधगया में हुआ है, बोधगया। और सांची में तो शुरुआत हुई थी इसकी, है ना, सांची में तो शुरुआत हुई थी इसकी यार। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन था वो हुआ था आपके सांची में, क्योंकि सांची बौद्ध धर्म का एक सेंटर है ना। आप जानते होंगे अशोक ने सांची स्तूप की स्थापना करवाई थी, और हमारे जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के 2 शिष्यों के जो अवशेष हैं, दंत अवशेष वहां पे हैं, रखे हुए हैं स्तूप में।
तो सांची में पहला समिट हुआ था, इस बार का दिल्ली में ही हुआ है ना, एक बार इसको चेक कर लेना, दिल्ली में ही हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे चलो। 8वां क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग। तो रायसीना हिल्स में हमारा राष्ट्रपति भवन है और रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये समारोह में मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी थी। ये किस देश की प्रधानमंत्री, ये पूछ रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रायसीना डायलॉग का 2023 में कौन सा एडिशन हुआ है। तो हुआ है आपका 8वां एडिशन। उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किया है मोदी जी ने। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन आई थी, जॉर्जिया मेलोनी आई थी। अब तुम लोग वो मत करने लगना, ठीक है। हाँ जी, वैसे एक बात बताएं अभी G20 हुई थी ना, जॉर्जिया मेलोनी आई थी। तो जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी दोनों के नाम को मिक्स करते हुए एक नया नाम निकला है, मेलोडी है ना, मेलोडी। तो पहले एक चॉकलेट आया करती थी, मेलोडी चॉकलेट। तो मेलोडी से मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है उसका आंसर अब आ रहा है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है नहीं कहना चाहिए यार, लेकिन ठीक है। तो रायसीना डायलॉग 2023 में कौन सा एडिशन था, 8वां। कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया, मोदी जी ने। मुख्य अतिथि थी आपकी जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, हाँ जी। ये कहाँ की राष्ट्रपति हैं, तो ये है आपकी सॉरी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये है आपकी इटली की प्रधानमंत्री। हाँ बट गाना चला ही इंस्टा पे कितना बदनाम करते हो यार, छोड़ दो तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो 2023 में रायसीना डायलॉग, ये देख लो, पूछ लेगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ऐसे ये क्वेश्चन मोदी जी आने नहीं देंगे, काहे बदनाम किए बैठे हो। ठीक अगला देखो, अगला है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, है ना। इंटरनेशनल कितना मजा है ना। हाँ जी, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे जो इंटरनेशनल लेवल पे रेलवे को रेगुलेट करता है, वो वाली संस्था, और हमारे भारत की रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, RPF, ये दोनों ने मिलकर के 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस या फिर आपके रेलवे प्रोटेक्शन मतलब कि 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए थे। तो ये किए थे आपके जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। अरे मेन मुद्दा तो घूमने का था, जयपुर का, पिंक सिटी का, जबरदस्ती कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस किए थे। तो आपका 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपके जयपुर में। याद रहे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना, नहीं पूछेगा। अगला देखो, अगला है, ये क्वेश्चन जरूरी है, हाँ ये क्वेश्चन जरूरी है। अगला है कि विश्व हिंदी सम्मेलन, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार फिजी में आयोजित किया गया है, इसका एक कौन सा संस्करण है। ठीक है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका एक कौन सा एडिशन है आपके 2023 में, कहाँ पर हुआ है, फिजी में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ, तो फिजी में हुआ है, और पहली बार है जब फिजी इसको होस्ट किया है। तो ये कौन सा एडिशन है, ये है आपके विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां एडिशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये 12वां एडिशन है, फिजी में आयोजित हुआ है। 270 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल फिजी गए थे, 12वां एडिशन था। 50 देश जो भी हिंदी भाषी देश हैं, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाया था। करीब 300 से अधिक द्वीप समूह यहाँ पे उपस्थित हुए थे, मतलब कि आइसलैंड जो हिंदी बोलते हैं या फिर हिंदी को प्रमोट करते हैं, वो यहाँ पे आए थे। 12वें एडिशन में आपके फिजी में पूरा होस्ट हुआ था। ठीक है, फिजी में पूरा होस्ट हुआ था। ये आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला है आपका, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपके कटक में। कहाँ पे है, कटक में। और पहला भी कहाँ पे हुआ था, आपके कटक में ही हुआ था। ठीक है, कटक में। तो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया, तो किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। उसी टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी की नियुक्ति हुई थी एज ए राष्ट्रपति, और ये सबसे पहला इवेंट था शायद उनका जहाँ पे वो उपस्थित थी, है ना। तो ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में है, उसको उद्घाटित किया था आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे चावल के ऊपर रिसर्च होता है, जितने भी हमारे भारत में करीब 370 से ज्यादा वैरायटी है चावल की, उनके ऊपर शोध चलता है ना, इसको ध्यान रखना। और कई बार स्टैटिक में पूछ लेता है
कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इंडियन राइस आपके नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो पड़ता है आपके कटक में, ठीक है, उड़ीसा में। अगला देखो, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, है ना, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ पे हुई? भुवनेश्वर नहीं, कटक, कटक, है ना, कटक में है। तो आपके वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुई? हो सके तो याद रखिएगा, दुबई में हुई है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। यहाँ पे जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो सभी उपस्थित थे, है ना। अपनी गवर्नमेंट को कैसे अच्छा करना है, अपने गवर्नमेंट में जनता को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी बात की गई दुबई में, ठीक, छोड़ दो। तो यहाँ पे दुबई में है, एक बार पढ़ लेना। 250 से अधिक मंत्री यहाँ पे थे, आपके 10,000 से ज्यादा सरकारी अधिकारी बेचारे बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या नया कर दें, लेकिन निकला कुछ नहीं, है ना। दुबई जाके घूम के चले आए, देख लो, जीवन हो तो ऐसा, दुबई घूम रहे हैं, बताओ भला। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइम पे भारत हमारा ड्रोन को भी बढ़ावा दे रहा है। अभी ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू हुई, लखपति दीदी योजना शुरू हुई, उसमें हमने ड्रोन को बढ़ावा दिया है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को अच्छा करने के लिए, है ना। तो ये आपका भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, सॉरी किसने किया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर जी ने, ठीक है, अनुराग ठाकुर जी ने। और ये हुआ कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ऐसे आपका मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान ओपन किया गया है, जहाँ पे ड्रोन को उड़ाने की ड्रोन को कैसे उड़ाना है उसको सिखाया जाएगा, है ना। ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान शुरू हुआ है, और भारत का सबसे बड़ा ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान ओपन हो रहा है बेंगलुरु में, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, तो बेचारे अनुराग ठाकुर जी हैं, आपके 775 जिलों में आयोजित हुआ था ये। गरुड़ के ड्रोन कौशल और प्रशिक्षण सम्मेलन में 10 लाख युवा पहुंचे थे, और एक तरीके से अब भविष्य में जो ड्रोन तकनीक है उसमें रोजगार की बात की गई है। जैसे अभी आपने देखा था कि भारत विश्व की पहली हवा में उड़ने वाली टैक्सी की शुरुआत किसने की है? चाइना ने। और चाइना ने ड्रोन के ही ऊपर आपकी टैक्सी बना करके, मतलब 2 लोग बैठ सकते हैं उस टैक्सी में, और वो ड्रोन आराम से आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो ये आपके चाइना ने शुरू कर दिया, आगे भी आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, चुप रहो, आगे चलो। तो ये रही बात। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आज के थे, कुछ क्वेश्चन और भी बाकी हैं, कल पहले उन पे बात करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, थक गए, सही बता रहे हैं। ड्रोन शादी में भी यूज हो रहा है, बताओ भला। बोलो प्रकाश, बोलो। रोनित जिसमें मान लो उसी में क्लास है, बोलो प्रकाश। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अभी तबीयत ठीक है मेरी, स्टिल अभी दवाई चल रही है, लेकिन ठीक है मैं। हाँ, आज पता नई बीमारी निकाल के लाए हैं। कल एक दवाई है हमारे पास जिसको दूध में घोल के पीना होता है। अब कल पी तो ली है रात में, और उसको जब पिए तो उसका जो कुछ रेसा वसा था वो यहाँ के गड़ गया है, तो ऐसे बोल रहे हैं ना, तो दर्द हो रहा है। अब राम जाने अब कितने दिन बीमार रहेंगे। हाँ, वाईटी पे 4 बजे क्लास होती है, सुबह 7 बजे भी क्लास होती है, दोनों जगह करंट पे पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का लेवल अलग अलग होता है ना। जीडी का तैयारी, हाँ हाँ बिल्कुल, आप जीडी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। हम नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल का पढ़ रहे हैं ना, तो पूछेगा कहाँ से? हर लेवल आपका यहाँ से कंप्लीट हो रहा है ना, तो परेशान मत होना। क्वालिफिकेशन क्या है मेरी? देखिए, मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने 12th किया है साइंस से, मेरा सब्जेक्ट था बायोलॉजी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है भारत के पहले इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। एडमिशन मिलना मुश्किल है, वहाँ पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी से ऑनर्स किया है। ऑनर्स का मतलब साधना समझते होंगे आप, ऑनर्स का मतलब होता है विशेषज्ञ होना, है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी से ऑनर्स हूँ, मेरा पूरा रिसर्च वर्क है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, एल्गी के ऊपर मेरा अभी भी काम चल रहा है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किए, एमएससी की है आपके बॉटनी से मेरा पूरा एमएससी है। उसके बाद पीएचडी स्कॉलर थी मैं, देन मैंने छोड़ दिया, मुझे जॉब की ज़रूरत थी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू की, क्योंकि जब आपको लगता है ना कि क्योंकि पीएचडी करने में आपको 4 से 5 साल देने होंगे, उतना समय था नहीं मेरे पास, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फ्री स्ट्रीम चूज किया मैंने।
बिल्ली देख रही हो? चलो ठीक है। हाँ, बताओ मिक्का, बताओ कुमारी, मिक्का कुमारी जी बताइए। अरे भाई, पढ़ो पहले, है ना? यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, ऑटोमैटिक समझ जाओगे। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पूजा, लव यू सो मच। करंट अफेयर के लिए क्या करें? करंट अफेयर बस पढ़ते चलो, है ना? जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मैं इसीलिए कहती हूँ एक बार क्लास ले लो, दोबारा वीडियो सुन लेना। जब दूसरी बार आप पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएँगी। पहली बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार, तीसरी बार जब पढ़ो तो ऑटोमेटिक याद होते रहते हैं। नहीं यार, मेरा एम अलग था। मैं आज भी पछता रही हूँ, अगर मतलब बीच में ना 2015 में जब पीक था पढ़ने का, उस टाइम पे पापा की डेथ हो गई। मतलब वहीं से रीढ़ की हड्डी टूटी, तो घर में पैसों की तंगी, जब दिक्कत होती है ना, समझ रहे हो, वहाँ से दिक्कत आना शुरू हुई। पैसे होते तो कहीं और होते ना यार। मेरे को जाना था, रिसर्च वर्क था मेरा, स्कॉलरशिप मुझे साउथ कोरिया से मिल रही थी। उसमें भी 1.5 लाख स्कॉलर जा रहे थे। एक पैसा नहीं लगता, बट वही कि पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, वीज़ा नहीं बनवा सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना यही लाइफ़ का एक छोटा-सा पार्ट है ना? हाँ, चलो ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। बाय-बाय। ओके, थैंक यू। देखिए, घंटे काउंट मत करिए। आपको अगर पढ़ना है, तो अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, ऐसा पढ़ो कि वो 4 घंटे सिर्फ़ पढ़ाई पे जाएँ, है ना? और घंटों को तोड़ दो। जैसे आप 4 घंटे लगातार मत पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक, फिर थोड़ा-सा 15 मिनट सो लिए, फिर पढ़ना शुरू करो। अगर आप चाहोगे कि 4 घंटे लगातार पढ़ लें, पॉसिबल ही नहीं होगा, दिक्कत होगी। अलग की बात है, जब आप टॉपिक समझना शुरू करोगे तो नींद नहीं आएगी, तो वो एक सिचुएशन अलग होगी। लेकिन चाहो तो एकदम मन लगा के पढ़ो, है ना? थोड़ा-सा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। अ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, किस्मत भी कोई चीज़ होती है ना? चलो बाय, 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 बाय।